वाइल्ड लाइफ को माने वन्य जीवन को सुरक्षित करने का प्रयास या मेजर्स या जो कदम उठाए गए हैं या क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। तो इससे टॉपिक से आपको ये पूछ सकता है कि जैसे कि इसी में आएगा, शुरू करें, स्टार्ट। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो है वन्य जीवन। अब वन्य जीवन मतलब वाइल्ड लाइफ। वन्य जीवन, इसके पहले मैंने आपको फॉरेस्ट के बारे में, वन के बारे में बताया था, और दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है, क्योंकि जहाँ जंगल है वहीं पर वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, अगर जहाँ जंगल नहीं है वहाँ वाइल्ड लाइफ नहीं है। तो हमारे देश में जो है वो, हमारा देश क्या है, विविधताओं का देश है। ये कभी केवल पॉपुलेशन के लेवल पर नहीं बोल रहा हूँ मैं, बल्कि ये जियो क्लाइमेट के लेवल पर बोल रहा हूं। अब दोस्तों जियो क्लाइमेट मतलब क्या होता है, भूगर्भीय, और क्लाइमेट मतलब जलवायु। आप लोगों को हिंदी में भी बोलता हूं। क्लाइमेट का टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ है, हिंदुस्तान के क्लाइमेट के बारे में, उसका वीडियो आप देखिए ऑल आर इंटर रिलेटेड। अगर आप एक वीडियो नहीं देखेंगे आपसे दूसरा नहीं होगा, या कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, या रट्टा मार करके कोई आदमी आज तक कंपीट नहीं किया है, और अगर कंपीट भी करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नायब तहसीलदार से आगे नहीं बढ़ोगे। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, तो मैंने खुद कंपीट किया हुआ है। ठीक है, तो भूगर्भीय जलवायु, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा देश जो है वो, इसमें विविधता है। विविधता कैसे है कि अगर आप पूरे देश को अगर देखेंगे तो 6 प्रकार के ज्योग्राफिकल रीजन, आपको 6 प्रकार के जू ज्योग्राफिकल रीजन। इसका मतलब क्या हुआ, माने जो एक जगह में जो पशु पक्षी पाए जाएंगे, वन्य जीवन पाएंगे, वो दूसरे जगह नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, आपको जलवायु के लेक्चर में मैंने बताया था कि हिंदुस्तान का जलवायु जो है वो आप क्या देखते हैं, ट्रॉपिकल भी है, आप सेमी एरिड भी दे सकते हैं, ट्रॉपिकल आप कह सकते हैं, डेजर्ट क्लाइमेट भी कह सकते हैं, जो पश्चिमी क्षेत्र में है, थार डेजर्ट। आप क्या देखते हैं, अगर आप हिमालय के तलहटी से ऊपर तक जाएंगे तो लास्ट में मैंने क्या बताया था कि वहाँ पर टुंड्रा क्लाइमेट मिलेगा आपको। अभी दोस्तों ये टुंड्रा क्लाइमेट कहाँ मिलता है, आपको पता है ना टुंड्रा क्लाइमेट कहाँ मिलता है, आर्कटिक सागर में, आर्कटिक या अंटार्कटिका में। ठीक है, जहाँ पर कि वन्य जीवन नहीं के बराबर है। ठीक है, और वहाँ पर क्या मिलते हैं, लाइकेन और मोसेस, जो कल मैंने परसों बताया था, यही चीज़ मिलते हैं। और वो हमको हिमालय के सबसे ऊपरी भाग में, जहाँ पर कि केवल बर्फ और बर्फ आच्छादित है, तो वहाँ पर हमें टुंड्रा क्लाइमेट मिलता है। उसके नीचे क्या मिलता है, अल्पाइन क्लाइमेट मिलता है। उसके नीचे और जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। उसके नीचे और जाएंगे तो आपको जो भी डेसिडुअस, बहुत जगह डेसिडुअस, बहुत जगह एवरग्रीन। ठीक है, तो कहने का आशय ये है कि आपको हिंदुस्तान में एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मैंने बताया था, मॉइस्ट एवरग्रीन भी है, ड्राई एवरग्रीन भी है। ठीक है, उसी तरह से हमने डेसिडुअस जो पतझड़ वन, उसमें हमने कहा था नमी युक्त पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन। ठीक है, बहुत सारे हमने जंगल के बारे में बताए थे आपको। थॉर्नी जंगल भी बताया था, जिसमें कटीलेदार वृक्ष उगते हैं। तो ये सारे चीज हमने बताए थे। तो ये यहाँ पर जू ज्योग्राफिकल रीजन मतलब क्या होता है, जो ज्योग्राफिकल रीजन है हमारे देश का, जो मुख्य जो ज्योग्राफिकल रीजन है वो 3 है। वो कौन कौन सा है, एक तो ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया है, ग्रेट प्लेन है ना, दूसरा हिमालयाज, और तीसरा प्लेटो। ठीक है, और चौथा अगर जोड़ दें तो थोड़ा सा आइलैंड, जो अंडमान निकोबार है या लक्षद्वीप है, तो कोस्टल रीजन भी कहते हैं। तो ये ज्योग्राफिकल रीजन 4 है। ठीक है, जू ज्योग्राफिकल रीजन मतलब हमने क्या क्यों बोला, क्योंकि जो चीज आपको मन्नार गल्फ में मिलेगा वो आपको थार डेजर्ट में नहीं मिलेगा। वहां पर कोई वो वन्य जीवन नहीं मिलेंगे। ठीक है,
तो विविधता है, विविधताओं का देश है। तो हमारे देश में कुल मिलाकर के 6 जो है वो रीजन हैं। वो कौन कौन सा है? पहला है हिमालयन रीजन, हिमालयन क्षेत्र जिसको बोलेंगे हिंदी में। दूसरा है ग्रेट प्लेन, ये हिमालयन रीजन, ग्रेट प्लेन, नीलगिरीज, मालाबार, थार डेजर्ट, पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर प्रायद्वीप, ये वाला जो इलाका है इसको प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मान लीजिए साउथ ऑफ जो नर्मदा है, नर्मदा के साउथ का हिस्सा पूरा जो है वो क्या बोलते हैं इसको? पेनिनसुला। ठीक है, अब थार डेजर्ट के बारे में आपको मालूम ही है कि थार डेजर्ट कहाँ है। ये वाला इलाका जो है थार डेजर्ट है। आपको ज्योग्राफी में सबसे बेसिक चीज़ है मैप को रीडिंग करना। अगर आपको मैप रीडिंग नहीं करने आएगा, नहीं समझेंगे, आप ज्योग्राफी का प्रश्न सही ढंग से नहीं लिख पाओगे। तो इसीलिए मैं हमेशा मैप को लेकर के चलता हूँ। ये आपने थार डेजर्ट देखा, हिमालय तो आपको पता ही है कि ये वाला हिमालय है। ये जो पूरा जो आप ये कलर देख रहे हैं, और इसके बाद में अपना जो ये ग्रेट प्लेन है वो पंजाब से लेकर के पूरा ये इलाका जो है यहाँ तक ग्रेट प्लेन है। ठीक है, और इसके अलावा मालाबार इसमें लिखा हुआ है। देखिए मालाबार, मालाबार क्या है? जो है ये पश्चिमी घाट का इलाका। ये देखिए, ये जो ग्रीन जो कलर है ये पूरा जो है ना पहाड़ है, ये पहाड़ है। और इसके जो इसके बीच में और इस समुद्र के बीच का जो दूरी है, बीच को इसको बोलते हैं मालाबार क्षेत्र। मालाबार क्षेत्र, लेकिन वो कौन से क्षेत्र में आता है? जो केरल से जस्ट अपोजिट में है उसको मालाबार क्षेत्र कहते हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र के अपोजिट में है, जैसे थाने है या अपना रत्नागिरी है, ये सभी कोंकण एरिया है। मैंने एक क्वेश्चन आपको पूछा था, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया। और दोस्तों एक है नीलगिरीज। ये नीलगिरी जो है ये यहाँ पर है, ये देखिए नीलगिरी है। ये वाला जो इलाका है इसको नीलगिरी बोलते हैं। और ये बायोस्फीयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह है। अनेक प्रकार के स्पेसीज यहाँ मिलते हैं। यहाँ पर आदिवासी भी अनेक प्रकार के हैं, जैसे टोडा, कोटा। ठीक है, और जैसे मैंने एक दिन आपको बताया कि उनमें पोलियंड्री अभी भी चल रहा है। पोलियंड्री मतलब एक पत्नी के अनेक पति, दिस इज कॉल्ड पोलियंड्री। और आप जो बता रहे हो वो है पोलीगैमी। ठीक है, तो इस प्रकार के ईस्टर्न घाट। और हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको, ये इधर जो आप देख रहे हैं ये पूरा ईस्टर्न घाट है। ये समुद्र से और ईस्टर्न घाट के बीच की दूरी, ये जो बीच का एरिया है उसको कोस्टल एरियाज कहते हैं। वो गोदावरी और कृष्णा और कावेरी के या ठीक है, इन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, और यहीं पर आप देखते हैं कि जैसे कि गंगा के पास में यहाँ पर जो मैनग्रोव जो मैंने उस दिन बताया था, ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा, वहाँ पर मैनग्रोव, तो मैनग्रोव इधर भी है, इन एरियाज में भी है। और ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, खास करके सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, ज़मीन के कटाव को रोकने के लिए बहुत मुफीद है। साइक्लोन को रोकने के लिए, आंधी तूफान जो हमेशा आते रहते हैं, तो उसको रोकने के लिए ये मैनग्रोव जो है वो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो हमने क्या बताया, 6 रीजन हैं। अब ये 6 रीजन के अलग अलग स्पेसिफिक फीचर्स हैं, वो बाद में हम बताते जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, पॉइंट वाइज चलते हैं। अब इसके डिक्लाइन, जो हमारा जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव है, उसके कमी होने के कारण क्या हैं? आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो पहला आप ये लिखेंगे कि हिंदुस्तान में जो 200 वर्षों तक ब्रिटेन का राज रहा और इन्होंने अंधाधुंध कटाई किया। ठीक है, ये लकड़ी ब्रिटेन भी ले जाते थे, इमारती लकड़ी खास करके। इन्होंने प्लांटेशन के मकसद से, खास करके कॉफ़ी, टी और रबर के प्लांटेशन के मकसद से बहुत सारे जंगल को काट दिया। तो जंगल जब कटा तो वन्य प्राणी भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने प्लांटेशन का उसको भी चेंज कर दिया। जहां पर पहले ओक उगते थे, खास करके उत्तराखंड में, वहां पर उन्होंने क्या किया, चीर लगाना शुरू कर दिया। अब ये चीर क्यों लगाया? बिकॉज उस समय में उन्होंने रेलवे, आपने देखा होगा कि उन्होंने रेलवे किया, उसमें पटरी में पहले लकड़ी का इस्तेमाल होता था। तो ये चीर लकड़ी से जो है वो पटरी का निर्माण होता था। आजकल तो नहीं हो रहा, आजकल तो सीमेंट पर होता है। तो
इससे अंग्रेजों के द्वारा अंधाधुंध लकड़ी की कटाई करने से, इमारती लकड़ी ब्रिटेन भेजने से, रेलवे में पटरी का उपयोग करने से, और जहाँ जहाँ मतलब जो प्लांट पहले से प्राकृतिक कुदरती था उसको कॉमर्शियल करने के लिए दूसरा प्लांट लगाना, ठीक है, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, तो ये सारे फैक्टर जो थे वो डैमेज किया हमारे देश के इकोसिस्टम को, ठीक है। दूसरा कारण क्या है? अभी आप देखेंगे आजादी के बाद से देश में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण हुआ है, पहले उतना नहीं हुआ था। तो औद्योगिकरण क्या हुआ, आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हमारे मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ है, जैसे छोटा नागपुर का बेल्ट, तो वहाँ पर हमें लोहा मिलता है, कोयला मिलता है, अभ्रक मिलता है, बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है वो हमने वहीं डाले हैं ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो। तो जैसे बोकारो है, या राउरकेला आप देख रहे हैं, या भिलाई देख रहे हैं, या सलेम देख रहे हैं, या दुर्गापुर, ये सारे जो जगह हैं वो कहाँ हैं? जंगलों के बीच में है, आदिवासी बेल्ट में है, ठीक है। और इससे क्या हुआ है? अंधाधुंध जंगलों की कटाई होने से, औद्योगिकरण होने से, अर्बनाइजेशन होने से, शहरीकरण होने से, अब आप आज बोकारो जाकर के आप देखिए तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर पहले बहुत घना जंगल होगा, अब बड़े शहर बस गए हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपको लिखना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण और शहरीकरण के बढ़ते हुए दबाव के कारण से वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ में कमी आ गई है। आपको एक बात बता दूं, हिंदू वर्ल्ड में 15 लाख स्पेसीज है। स्पेसीज मतलब प्रजाति, कितने हैं? 15 लाख। इसमें से हिंदुस्तान का कितना शेयर है? 81,251, ठीक है। हिंदुस्तान जो है ना, इंडिया का, इंडिया में 81,251 प्रजाति पाए जाते हैं। ये वर्ल्ड का लगभग 6.7% है। 6.7% प्रजाति जो है वो हिंदुस्तान में मिलता है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे जो वन्य प्राणी थे, वन्य जीव थे, वो तो खत्म हो गए और उनका नामो निशान मिट गया। जैसे अभी हिंदुस्तान में चीता एक उदाहरण है। अब 100 वर्ष पहले चीता यहाँ घूम रहा था, लेकिन अब चीता नहीं है। अब हिंदुस्तान की सरकार दूसरे देशों से चीता लाने की कोशिश कर रही है, खास करके अफ्रीका से, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो बहुत सारे जो वन्य जीव थे, जो प्रजातियां थीं, वो विलुप्त हो गई हैं, ठीक है। उसका रीजन क्या? यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो पहला तो मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स के द्वारा अंधाधुंध जंगल की कटाई करने से कारण से, दूसरा मैंने बताया औद्योगिकरण और शहरीकरण का बढ़ावा होने से, तीसरा एक दिन पहले मैंने वीडियो में बताया था कि तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र किसको कहते हैं दोस्तों? हिमालयन क्षेत्र को। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं हिमालय क्षेत्र का जो है ये तराई का हिस्सा है। मैंने अपने मैदानी क्षेत्र यहां तक है हिंदुस्तान का, उसके बाद जस्ट जो है वो तराई क्षेत्र शुरू होता है, ठीक है। यहां तो नक्शा में छोटा दिख रहा है। यह पूरा जंगल से आच्छादित था और यहां पर वन्यजीव, वाइल्ड लाइफ विचरण करते थे। अब उसी तरह से पंजाब का भी बहुत सारा इलाका जो है वो जंगलों से आच्छादित था, आज से 100, 150, 200 वर्ष पहले। अब ये अंधाधुंध जो कटाई हुआ वो किसके लिए? एग्रीकल्चर का विस्तार करने के लिए, जो कि पॉपुलेशन बढ़ा, हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बढ़ा और उसके कारण से, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण, बढ़ती हुई आबादी कारण से प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, माने जमीन पर बहुत ज़्यादा दबाव हुआ और लोगों ने जंगल की अंधाधुंध उसकी कटाई किया ताकि खेती लायक भूमि बनाया जा सके, ठीक है। तो इसके कारण से भी वन्यजीव की कमी हुई है। मैंने आपको इतिहास के क्लास में बताया था, मैं उस पर आ रहा हूं। इसके अलावा हम देश में क्या देख रहे हैं कि जलावन और चारा
जिसको अंग्रेजी में फ्यूल वुड कहते हैं, और दूसरा चारा। चारा का हिंदी अंग्रेजी क्या कहते हैं? फॉडर। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा अब सरकार तो अब एलपीजी गैस दे रही है, और जिस तरह से इसका प्रचलन अभी पिछले 5-7 साल से हुआ है, तो उससे जो है ना, जो जंगल पर जो प्रेशर है वो कम होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी अधिकांश लोग जो है ये जलावन पर ही निर्भर करते हैं, लगभग 60% लोग, ठीक है। तो उसका विस्तार अभी नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पॉइंट लिखना है। उसके बाद एक बात आपने देखा होगा, बड़े बड़े लोगों के यहाँ अगर आप जाएंगे तो आपने देखा होगा कि शेर या चीता या टाइगर, हमने बाघ के उसके खाल जो है ना अपने घर में टांगते हैं, मतलब वो उनको मतलब एक स्टेटस का सिंबल है। अगर आप बस्तर में देखेंगे कि बस्तर में एक है कुटरू थाना, वहाँ उस इलाके में बाइसन बहुतायत में मिलता है। बाइसन मतलब क्या बोलते हैं, गौर, ठीक है, अभी भी है। तो हमारे देश में जो राजे महाराजे या जो बहुत ही सम्रांत वर्ग के लोग हैं, वो सैकड़ों साल से शिकार खेलते रहे हैं, और जिसके कारण से वन्य जीव में कमी आती गई है। और इसीलिए भारत सरकार को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करना पड़ा था, क्योंकि जब प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में उन्होंने शुरू किया तो उस समय में टाइगर की संख्या हिंदुस्तान में 600 से कम होने लगी थी, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने, अब तो टाइगर की संख्या बढ़ गई है। अभी कितनी टाइगर की संख्या है आप लोगों के हिसाब से? सही है, तो काफी वृद्धि हुई है। एक और फैक्टर है आजकल के जमाने में, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वन्य जीव को नुकसान करने का, वो है कॉमर्शियल पॉचिंग। और दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्मगलर जो है अपने लाभ के लिए, जैसे मस्क डियर है जिसके कि नाभि में कस्तूरी होता है, जिससे कि काफ़ी गंध फैलता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो स्मगलर क्या करते हैं कि उसको मार डालते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि वन हॉर्न रीनो जो सिंगल जो बारहसिंगा है, रीनो वन हॉर्न एक सिंग वाला, वो कहाँ मिलता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। अब काजीरंगा नेशनल आसाम में है, ये पूछेगा आपसे। अब ये काजीरंगा नेशनल पार्क में वन हॉर्न रिनोस, अब इसके सिंग, अब लोगों में एक भ्रांति है कि इससे यौन शक्ति बढ़ता है, खास करके चाइना के लोगों में ये विश्वास है। तो क्या करते हैं कि स्मगलर के माध्यम से उसको मरवाते हैं, फिर वो सिंग का सप्लाई चाइना या दूसरे कंट्री में होता है, विदेशों में, ठीक है। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? इंडिया के लोगों का, यहाँ के वन्य जीवों का। इसी तरह से आप देखेंगे कि हमारे जो बहुत सारे जो वन्य प्राणी हैं वो आज स्मगलरों के से काफ़ी प्रभावित हो गए हैं। मैंने वो चोरी छिपे शिकार करते हैं। हालांकि वन विभाग वाले उस पर काफ़ी सख्ती किए हुए हैं पहले के ज़माने से। अब जो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो मैंने अभी लिखा है 1972, उसमें अनेक बार संशोधन भारत सरकार ने किया, और अभी 2013 में भी संशोधन किया, इसके बारे में अभी आप बताएंगे आपको। तो उसको बहुत कड़ा करते गए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये स्मगलिंग चल रहा है देश में, इसको आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं आप। और एक पॉइंट और है, हमेशा आप देखेंगे जंगल में आग लगती है। अभी अमेरिका में आपने देखा हो, कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगते हुए, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगते हुए, टीवी में आजकल तो सब कुछ दिखता है। तो अपने देश में भी जो है जंगल में आग लगता है। तो इससे भी हमारे जो जंगल का नुकसान होता है, और साथ साथ जंगल का जब नुकसान होता है तो उसके साथ साथ वन्य जीवों का भी नुकसान होता है। और एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है खास करके नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, वो है रिकरेंट फ्लड। अक्सर जो बाढ़ आती है खास करके ब्रह्मपुत्र के मैदान में,
तो इससे जो वहाँ के जो जीव जंतु हैं, मतलब ये वाला एरिया जो है, जो आसाम प्रदेश, मेघालय और ये सारे एरिया, अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर है हमारे देश का। अभी उसके बारे में बताएंगे आपको। हमारे देश में कुल 28 बायोस्फीयर को चिन्हित किया गया है, ठीक है। तो इससे रिकरेंट फ्लड, हमेशा जो अक्सर जो बाढ़ आने की प्रवृत्ति जो हो गया है, जो मैंने कहा कि जंगल के अंधाधुंध कटाई करने से क्या हो गया, ये देखिए एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो अब बाढ़ आना शुरू हो गया। बाढ़ ज़्यादा होना शुरू हो गया तो क्या हुआ कि वहाँ के जो वन्य जीव हैं, अब उनको जो सही जो वातावरण मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, वो मर जाते हैं। इससे भी भारी नुकसान होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हैं वो हैं वन्य जीवन के नुकसान के कारण। भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, अभी आपको लिखना होगा, ठीक है। तो भारत सरकार ने 1952 में इंडियन बोर्ड वन्य जीवों के लिए भारत सरकार ने क्या किया, एक बोर्ड की स्थापना किया 1952 में, 1952। अब दोस्तों इसका काम क्या था, इसका काम था कि गवर्नमेंट को ये सलाह दे, मशविरा दे कि से वन को और वन्य जीवन को संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ जो है वो नेशनल पार्क गठित किए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ सेंचुरी बनाए जा सकते हैं, जिससे कि वन्य प्राणी संरक्षित हो सके, उनकी आबादी में वृद्धि हो सके, ठीक है। और इसके अतिरिक्त लोगों में एक जन जागरूकता, अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए भी विशेष अभियान चलाने के लिए उनके द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ। जिस तरह से हमारे देश में खास करके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो हमारा चाइना और म्यांमार के बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है, नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा स्मगलरों की तादाद हो गई, और जिस तरह से वो अंधाधुंध वन्य जीवों को, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, उनको शिकार करके उसको फिर उसका कमर्शियल उपयोग करना शुरू किया, जिससे कि वन्य जीवों की तादाद में कमी आती गई। तो फिर सरकार ने 1972 में 1972 इसको एक्ट को क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये 1972 में पास किया गया, और इसमें अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 2013 तक इसमें संशोधन किए गए हैं, और इसके प्रावधानों को और ज़्यादा मजबूत किया गया, और साथ साथ जो बहुत सारे जो वन्य जीव जो इसमें छूट गए थे 1972 में, उसको भी जोड़ा गया, ठीक है। तो अब दोस्तों इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो है शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 का पार्ट 2। अब ये जो दो, हालांकि शेड्यूल 4 हैं इसमें, लेकिन जो 2 शेड्यूल हैं इसमें विभिन्न प्रकार के प्रजातियों को रखा गया है। जैसे मान लीजिए, जैसे आप ब्लैक बक आप जानते होंगे, ब्लैक बक होगा, या अंडमानी वाइल्ड पिग जंगली सुअर, या चिंकारा जिसको कि गजल बोलते हैं, इंडियन गजल, या डेजर्ट कैट, या गंगेटिक डॉल्फिन जो गंगा में डॉल्फिन चलती है, या इंडियन बाइसोन जो मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, जिसको गौर, जिसके कि घुटने पर व्हाइट कलर होता है, वो भैंस से इसी माने में अंतर होता है इसमें कि इसके जो घुटना है, जो चक्री है, वहाँ पर यहाँ पर ये व्हाइट होगा, ठीक है, लेकिन उसका आकार प्रकार भैंसा जैसा ही होता है। इसके अलावा इसको बाइसन बोलते हैं। हिमालयन तहर, जैसे नंदा देवी बायोस्फीयर है, जैसे यहाँ पर अभी जो ग्लेशियर का जो आउटब्रस्ट हुआ है, इसके बारे में अभी आपको कल क्लास में पढ़ाया गया था, तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रजाति क्या होता है, हिमालयन तहर। और लंगूर तो आप देख ही रहे हैं, सब जगह पाया जाता है। और एलिफेंट, हाथी, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, और खास करके नीलगिरी के आसपास में, पश्चिमी घाट के इलाके में हाथी का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। और इसी तरह से लाइन, टाइगर,
ये सारे चीज, और शार्क जो समुद्र में है, ये सब भी जो है ना सबको प्रोटेक्टेड एनिमल बना दिया गया। अगर आप इसका शिकार करते पाए जाएंगे तो अब क्या प्रावधान हो गया है कि 3 साल से लेकर के आपको 7 साल तक की सजा दी जा सकती है। इसका जो एक्ट है वो किस पर कार्रवाई होगा? आर्टिकल 51। और इसको इन्फोर्स करने के लिए, अनुपालन कराने के लिए सीबीआई आप जानते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और एक और संस्था है, अभी याद नहीं आ रहा, तो ये इनको मुकर्रर किया गया है कि आप अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कोई काम करता है, खास करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अधिकृत किया गया है कि आप उसमें कोर्ट में चालान पेश करें, सीबीआई को अधिकृत किया गया है। तो ये सारे जो एजेंसी हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में अधिकृत है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। और इसमें सजा का जो प्रावधान हमने बताया वो बताया 3 साल से लेकर 7 साल तक, और इसमें 10,000 रुपये से या उससे भी ज़्यादा जुर्माने हो सकते हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अब दोस्तों हमारा एक और पॉइंट था बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर क्या होता है? व्हाट इज बायोस्फीयर? आप लोगों ने पढ़ा कभी? इसके पहले मैं 2-3 चीज़ और बता देना चाहता हूं आपको। पहला, हमारे देश में कुल जो है वो नेशनल पार्क 103 है, ये याद रखना पड़ेगा। और सेंचुरी है नहीं, 535, सॉरी 535, और बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, जो आपने आपको अभी बताया था। दोस्तों नेशनल पार्क और सेंचुरी में अंतर क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस? एनीबडी कैन टेल मी? दोस्तों नेशनल पार्क एक ऐसा जगह है जहां पर कि किसी प्रकार का ह्यूमन एक्टिविटीज पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इतना ही आपको याद रखना है। और सेंचुरी में क्या होता है कि विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो हो सकता है, लिमिटेड, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये दिस इज द सटल डिफरेंस बिटवीन सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये मल्टीपर्पस है, ठीक है, जो आप बता रहे हैं। इसके अलावा जो है ये इसका जो बेसिक काम है टू प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी। पहला, टू प्रिजर्व जो जैविक जो विविधता है उसको संरक्षण करने का काम बायो रिजर्व करता है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट को, पौधे को संरक्षित करने के लिए, एनिमल को संरक्षित करने के लिए, जो सूक्ष्म जो जानवर हैं, सूक्ष्म जो जीव हैं, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको भी संरक्षित करने का काम होता है। और इसके अलावा इस इलाके में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए किया जाता है, ताकि जो वातावरण या इकोलॉजिकल जो कंजर्वेशन है, जो संरक्षण का काम है, उसको दुरुस्त किया जा सके। और इसके अतिरिक्त प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। तो 3 प्रकार के चीज़ें हैं। एजुकेशन मतलब लोगों को शिक्षित करना, उनमें जागरूकता पैदा करना, उनको प्रशिक्षण देना, ताकि बायोस्फीयर को संरक्षित किया जा सके। तो दोस्तों अब मान लीजिए जैसे बायोस्फीयर ये है, ठीक है, तो इसका जो एक भाग है वो है कंजर्वेशन, और दूसरा भाग क्या है? डेवलपमेंट। कंजर्वेशन का ऐसा मतलब नहीं होता संरक्षण करें तो हमारा जो है वो स्टैटिक रहेगा, नो। कंजर्वेशन के साथ में डेवलपमेंट। और इसका जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो क्या है? उल्टा, ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड अवेयरनेस
एमॉन्ग पीपुल, इसका ग्राफिक होगा। तो बायोस्फीयर कंजर्वेशन, ठीक है। दूसरा डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट विद द एसोसिएशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना, मतलब ये नहीं है कि डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट हो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और इसको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा वो ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड अवेयरनेस एवं पीपुल। तो ये तो सेमिनार के द्वारा, सिम्पोजियम के द्वारा, जनता में जागरूक करके, क्योंकि सबसे पहला जो हमने आपको एक हरियाणा के जो बिश्नोई जो कम्युनिटी है उसके बारे में आपको एक दिन मैंने बताया था कि वहाँ पर ब्लैक बग जो है ना ऐसे घूमते रहते हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उसको नुकसान पहुँचा दे, ठीक है। उसी तरह से वहाँ पर कोई पेड़ नहीं काट सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द कम्युनिटी। ये समझ लीजिए आप, ये बहुत जागरूक लोग हैं। तो वहां पर क्या है कि इकोलॉजिकल बैलेंस अगर वो नहीं रहेगा तो आप जानते हैं कि बगल में राजस्थान रेगिस्तान लगा हुआ है, पूरा हरियाणा भी रेगिस्तान हो जाता है। यह आप समझने की कोशिश करिए। तो जो वहां के लोग इस चीज को, इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि किस तरह से वातावरण में संतुलन पैदा किया जाए, इसलिए पेड़ काटना मना ही है वहां। आप बिना कम्युनिटी के, बिना समुदाय के परमिशन के आप पेड़ नहीं काट सकते। आप झाबुआ में भी महुआ पेड़ बिना कोई भी आदिवासी, हालांकि सारे पेड़ों को उन्होंने काट दिया, लेकिन जब मैं वहां पर रहा तो मैंने देखा कि एक भी महुआ पेड़ को किसी आदिवासी ने नहीं काटा। क्यों? क्योंकि वो उनके जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है। उसका वो शराब बनाते हैं, उसको वो कॉमर्शियली उसको बेचने का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आदिवासी जाकर के कोई एक महुआ पेड़ को काट दे तो वो सारे आदिवासी कम्युनिटी उसके जान के दुश्मन हो जाएंगे। बैठका होगा, पंचायत होगा और उसको बहुत बड़ा आर्थिक दंड देना पड़ेगा, या उसको जाति से बहिष्कृति कर देंगे, ये भी हो सकता है, एक्सट्रीम पनिशमेंट के तौर पर। तो इसीलिए मैंने कहा अवेयरनेस, अगर जागरूकता नहीं है किसी भी समाज में तो कितना भी गवर्नमेंट मशीनरी के द्वारा काम किया जाएगा उसका कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। केवल लीगल फ्रेमवर्क से कुछ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है लगातार प्रयास कर रही है 1972 से लेकर अभी 2013 तक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को मजबूत करने के लिए। अब मैंने कानून की बातें भी बताई है आपको, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि क्या स्मगलिंग रुक गया है? क्या अभी भी स्मगलिंग चल रहा है, लकड़ी की स्मगलिंग भी चल रहा है और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने का भी स्मगलिंग चल रहा है, ठीक है, और जिसका कॉमर्शियल उपयोग हो रहा है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको 2-3 बातों के बारे में बताऊंगा। जैसे कि भारत सरकार ने वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, पीटी में पूछ सकता है, वर्ल्ड हेरिटेज 1977, ठीक है। इसमें भारत सरकार इसका दस्तखत किया 1990 में। 1990 में भारत सरकार ने इस कन्वेंशन पर दस्तखत किया, माने रेटिफाई किया उसको। अब इसमें दोस्तों 4 जो महत्वपूर्ण स्थान हैं उसको याद रखिएगा। पहला काजीरंगा नेशनल पार्क, जो मैंने आपको बताया आसाम में है, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में, जो 1 हॉर्न बाइसोन रिनोज के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क। दूसरा केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है, यह है भरतपुर में, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भरतपुर माने राजस्थान, केवलादेव नेशनल पार्क। तीसरा सुंदरबन। सुंदरबन आप जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा जो मैनग्रोव के लिए प्रसिद्ध है, और वहाँ पर टाइगर भी, रॉयल टाइगर बंगाल भी घूमता रहता है, और आजकल स्विमिंग में वो मास्टरी हो गया। एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है जो कि आपको दूसरे जगह के टाइगर को नहीं देखने को मिलेगा। वो तैर करके जो है मछली पकड़ती है, ठीक है। तो देखिए वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है। आप दूसरे जगह के टाइगर, हिमालयन टाइगर को अगर आप सुंदरबन में डाल दीजिए तो वो तैर नहीं पाएगा, वो मछली नहीं पकड़ पाएगा, उसका काम नहीं है ये सब। लेकिन सुंदरबन डेल्टा का जो टाइगर, रॉयल टाइगर
रॉयल बंगाल टाइगर जिसको बोलते हैं, वो तैरने में मास्टरी प्राप्त हो गया उसको, और तैर करके बड़े बड़े मछली खाती है, वो पानी में पकड़ लेती है। तो सुंदरबन ये भी बायो रिजर्व है, इसके बारे में हम अभी बताने जा रहे हैं। और चौथा दोस्तों है नंदा देवी बायोस्फीयर, जो अभी जो लैंडस्लाइड जो हुआ है, फोर्थ ग्लेशियर ब्लस्ट हुआ है ना नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, कोई आदमी बता सकता है, कोई स्टूडेंट? 7,700। हाँ, अभी आपने टीवी में देखा। हाँ, तो नंदा देवी के पास में जो अभी जो ग्लेशियर का आउटब्रस्ट हुआ है, जिसके कारण से बहुत सारे लोग मारे गए हैं, ये नंदा देवी बायोस्फीयर लिखना पड़ेगा यहाँ। ये 4 जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के तहत में इसको 4 महत्वपूर्ण साइट को सुरक्षित किया गया है। इसके अलावा 18 इंपॉर्टेंट, हमारे देश में 18 महत्वपूर्ण बायोस्फीयर हैं। 18 मध्य प्रदेश में कौन कौन सा बायोस्फीयर? अमरकंटक, पहला अमरकंटक, पहले मध्य प्रदेश से ही लेते हैं अपन। अमरकंटक, चूंकि आप मध्य प्रदेश के हैं इसलिए आपको मध्य प्रदेश के बारे में जानना जरूरी है। तो अमरकंटक एक पृथक बायोस्फीयर है। आपको पता है ना कि अमरकंटक क्यों प्रसिद्ध है? यहां से 2 नदियां निकलती हैं, याद रखिएगा। पहला नर्मदा नदी जो पश्चिम की तरफ बहती है, ठीक है, और जाके अरब सागर में मिलती है। दूसरा सोन नदी जो जाकर के आरा के पास में, बिहार के आरा के पास में जाकर के गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। और बिहार के लोग सोन नदी के बालू जो है रेता, उसी से घर बनाना पसंद करते हैं। सोन नदी का बालू जो है बिहार में सबसे प्रसिद्ध बालू है। बाकी जो रेता है उसको सेकंड 2 दर्जे का रेता मानते हैं लोग, लेकिन ये जो है सब इसके दाने बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं, और खास करके घर बनाने के लिए बहुत अच्छे डिमांड में है बिहार में, ठीक है। और इसके दाम भी ज़्यादा होते हैं दूसरे बालू से, कोसी के बालू से या गंडक के बालू से, ठीक है, क्योंकि पहाड़ी भूमि से होते हुए आती है ना, तो अपने साथ मोटे मोटे कण लेके आती है। तो कितना है? एक तो पचमढ़ी, दूसरा पचमढ़ी, पचमढ़ी आप लोग जानते ही हैं। तीसरा कौन सा? अचनकमार, अमरकंटक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि अनूपपुर, डिंडोरी और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ भाग आते हैं। तो 2 ही है महत्वपूर्ण। और इसके अलावा आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नीलगिरी बायोस्फीयर। उसके बाद में मैंने आपको सुंदरबन बताया, उसके बाद में नंदा देवी अभी बताया, उसके बाद में जो उत्तराखंड में है, उसके बाद में है मानस दोस्तों कहाँ है? वही नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में, जहाँ पर कि बारहसिंघा वगैरह जो हमने अभी बताया आपको, और 1 हॉर्न रिनोज, ठीक है। सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार। अब गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? देखिए, ये है रामेश्वरम और यह है मन्नार, ये देख रहे हैं आप, यू सी दिस, थोड़ा जूम करो। ये एकदम श्रीलंका से एकदम सटा हुआ है, और इस बीच में आप देखेंगे ये जो रामेश्वरम है, इसके बाद में मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार इसको बोलते हैं। श्रीलंका और इंडिया के बीच में बहुत कम की दूरी रह जाती है यहाँ से। और ये यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड माने द्वीप हैं, जो अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर है। वहाँ पर जो बहुत सारी जो प्रजातियाँ जो मिलती है, वो आपको देश के अन्य हिस्से में नहीं मिलेगी। जैसे कि यहाँ का जो इम्पॉर्टेंट जो प्रजाति है वो है सी कॉ। अब ये सी कॉ तो आपको कहीं दूसरे जगह मिलेगा नहीं, ठीक है। और इसके अलावा करीब 3600 ऐसे प्लांट हैं जो कि केवल गल्फ और मन्नार के क्षेत्र में मिलते हैं, जो आपको हिंदुस्तान के किसी दूसरे जगह नहीं मिलेगा। और मैनग्रोव तो है ही, जो मैंने आपको बताया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर है। और
इसके अलावा मैं बोलते जाता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा या एनसीईआरटी बुक से उसको नोट करिएगा, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार जो आपका अंडमान निकोबार है, उसमें ग्रेट निकोबार जो है वो भी एक अलग बायोस्फीयर है। उसके बाद में सिमलीपाल, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का क्षेत्र है। उसके बाद में डिब्रू सेखोवा, ये कहाँ पर है, डिब्रूगढ़, और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। तो आप साम देख रहे हैं कि ये जो स्टेट है वो बायो रिजर्व के मामले में कितनी ज़्यादा विविध है। अभी मैं मानस के बारे में बताया ही था, ठीक है, जैसे अपना मध्य प्रदेश है। उसके बाद में देबांग, ये है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में कंचनजंगा, ये कंचनजंगा पर्वत कहाँ पर है आपको पता है? सिक्किम के ठीक अपोजिट में, यहाँ ये है कंचनजंगा, यहाँ सिक्किम है, सिक्किम के ऊपर में कंचनजंगा यहाँ है। ये तो हुआ एवरेस्ट है, जिसको कि नेपाल में सागर माथा बोलते हैं, और कंचनजंगा जो ये है, इसको बोलते हैं कंचनजंगा, ये वाला एरिया है जो सिक्किम के ठीक ऊपर है। बोल ही दिया आपको। अगस्त मलाई, ये अगस्त मलाई जो क्षेत्र है वो है तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में, ये दोनों आंध्र प्रदेश में हैं। और कुछ एरिया जो है कोल्लम माने केरल में भी है। इसके अलावा कच्छ, आप कच्छ तो जानते हैं आप लोग, गुजरात में है, एक अलग बायोस्फीयर का निर्माण करता है। इसके अलावा कोल्ड डेजर्ट, अब कोल्ड डेजर्ट जानते हैं दोस्तों कहाँ पर है? ये लद्दाख में भी है, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जो चंद्रताल और सरचुक किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश, इस एरिया को भी ये अलग एक बायोस्फीयर है। और इसके अलावा शेषाचलम हिल रेंज इन ईस्टर्न चित्तूर डिस्ट्रिक्ट और कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। शेषाचलम चित्तूर डिस्ट्रिक्ट और कडप्पा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। और इसके अलावा लास्ट में जो आपने बताया कि तीसरा जो है बायोस्फीयर अपने मध्य प्रदेश में है, और उसको क्या बोलते हैं? पन्ना। अभी पन्ना अभी क्यों विख्यात हुआ बताइए? पन्ना किस चीज के लिए विख्यात है? डायमंड के लिए। और दूसरा क्यों न्यूज में आया था? यस, अभी गवर्नमेंट ने रिलोकेट किया टाइगर वहां पर पन्ना में। हालांकि पहले भी पन्ना में टाइगर पाए जाते थे, लेकिन क्या हुआ कि स्मगलरों के द्वारा उसे मार दिया गया। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ टाइगर को वहां पर रिलोकेट किया गया है, तो इसीलिए वो न्यूज में आया, ठीक है। इस एक पृथक बायोस्फीयर है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर हो गए? एक पचमढ़ी हो गया, एक अमरकंटक, और तीसरा पन्ना, ठीक है ना? इतना याद रहेगा ना? चलो, आपको याद रखना पड़ेगा 2-3 चीज के बारे में, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आप बताएंगे कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। इसके अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लिखेंगे 1992 में, ठीक है। इसी तरह से प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल और रिनोज, स्नो लिपार्ड, ये सारे प्रोजेक्ट चलाए गए हैं समय समय पर फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, ठीक है। और इसका बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ है, इनके जो आबादी में काफ़ी वृद्धि हुई है। अब दोस्तों लास्ट में जो हमारा जो पॉइंट है वो है कि मेजर्स फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। समय कैसे बीत जाता पता नहीं चलता, 1 घंटा हो गया और बहुत सारे पॉइंट्स छूट जाते हैं। अभी इसको मैं ख़त्म करता हूँ। मेजर्स फॉर, जो मैंने आपको लिखा अभी कि क्या क्या आप क्वेश्चन पूछेगा कि वन्य जीवन को, वन्य प्राणियों को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, या आप क्या सोचते हैं इनको रोकने के लिए। तो पहला जो मैंने आपको कहा, बैन ऑन हंटिंग, जो शिकार पर
पूरा प्रतिबंध। जो पोचर्स हैं, पोचर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो शिकार करने वाले लोग हैं, जो जानवरों के शिकार करते हैं, या हर्ट्समैन हैं, जो 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 जानवरों को चराने का काम करते हैं, इनको रिजर्व फॉरेस्ट में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाए। ठीक है, तो बैन ऑन हंटिंग एंड बैन ऑन हर्ट्समैन पोचर्स। ठीक है, और उसके पोचर्स की एक लिस्ट तैयार की, जैसे पुलिस जो है वो हिस्ट्री शीट तैयार करती है बदमाशों की, उसी तरह से ये पोचर्स जो हैं, जो जानवरों के शिकार करते हैं, उनको पोचर कहते हैं, तो उनका भी पूरा हिस्ट्री शीट तैयार किया जाए। हिस्ट्री शीट में दोस्तों क्या होता है? उसका नाम पता रहता है, विवरण रहता है, कहाँ का रहने वाला है, वो किस किस अपराध में पहले शामिल रहा, कहाँ कहाँ उसका मूवमेंट है, कौन कौन उसके दोस्त हैं, साथीदारान हैं, कहाँ किस किस केस में वो फंसा है अभी तक, कहाँ कहाँ किसने किसने उसको जमानत दिया। तो ये सारे चीज़ों का विवरण जो है ना थाने में हिस्ट्री शीट में लिखा रहता है, और उसमें हर साल थाना प्रभारी उसमें इंद्राज करता है, अपना टिप लिखता है साल के अंत में। तो उसी तरह से यहाँ भी जो इस प्रकार के शिकार करने वाले लोग जो हैं, बदमाश लोग हैं, इनकी पूरी सूची बनाया जाए, जो स्मगलिंग करने का काम करते हैं और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ताकि उन पर शिकंजा कसे। और दूसरा, जो फॉरेस्ट विभाग के पास में जो बंदूक है, उनको जो हथियार दिए गए, बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हथियार दिए गए, मैंने अपने आंखों से देखा है। तो उनको स्वचालित राइफल दिया जाना चाहिए, उनको पूरा ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, जिस तरह से पुलिस को दिया जाता है, ताकि अगर स्मगलर से उनका मुकाबला हो तो मुकाबला करने की स्थिति में हो। अभी हम क्या देख रहे हैं, फॉरेस्ट विभाग में बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो डंडा लेके चल रहे हैं। अगर 7-8 स्मगलर मान लो कहीं लकड़ी काटते हुए देखे जाते हैं, तो वो दुबक के भाग जाता है कि कहीं हम पर ही हमला न हो जाए, वो मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होता है। तो वन विभाग के कर्मचारियों को भी सशक्तिकरण करने की जरूरत है, जो कि मेरा प्रैक्टिकल अनुभव किताब में नहीं लिखा हुआ है। वो भाग जाते हैं क्योंकि जान का प्यारा सभी को होता है, सभी अपने जान से प्यार करते हैं। अब एक आदमी करेगा क्या? तो उसको वन विभाग के कर्मचारी जो नीचे अमले हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड हैं, उनको सशक्तिकरण के फायर पावर बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वो स्मगलरों से मुकाबला कर सकें। पेट्रोलिंग के लिए गाड़ी होनी जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं पैदल फॉरेस्ट गार्ड मार्च करते हैं, उससे क्या मतलब है? और वहां पर स्मगलर के पास में अच्छे अच्छे गाड़ियां हैं आजकल, आप उनको पकड़ नहीं सकते, वो स्वचालित हथियार लेके चलते हैं। तो इस स्तर पर भी मजबूती करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, अभी दोस्तों हमारे देश में लगभग कितने एरिया है जो सेंचुरी के अंदर में है या नेशनल पार्क के अंदर में? दूसरा, वन्य प्राणियों की सुरक्षा के वास्ते जैसे मैंने आपको बताया कि सेमिनार, सिंपोजियम, डिबेट नेशनल पार्क के अंदर में, नेशनल पार्क के बाहर कराया जाना चाहिए, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो और लोगों को ये बताया जाना चाहिए कि वन्य प्राणी हमारे जीवन के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो अमूमन आम आदमी नहीं समझता है इसको। तो पर्यावरण के संतुलन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये चीज सेमिनार के माध्यम से बताया जाना चाहिए। दूसरा, जो वन्य प्राणी अभी घटते क्रम में हैं, माने डिक्लाइन हो रहा है, तो उसका कैप्टिव ब्रीडिंग, ठीक है, कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब क्या होता है? उनका नियंत्रित प्रजनन, हिंदी में बोलेंगे, नियंत्रित प्रजनन कराया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि उनकी आबादी में वृद्धि हो सके। एक पॉइंट और मैंने आपको कहा था कि परसों के लेक्चर में फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट एरिया किसको बोलते हैं? कि दोज एरियाज व्हिच आर अंडर द फॉरेस्ट। भले ही वहां फॉरेस्ट हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो रेवेन्यू को रिकॉर्ड में है। ठीक है, और फॉरेस्ट कवर मतलब होता है कि एक्चुअल वहां फॉरेस्ट है। दिस इज द डिफरेंस। तो मैंने उस दिन बताया था कि फॉरेस्ट एरिया जो है उसका 17% जो एरिया है
जो टोटल एरिया है हमारे हिंदुस्तान में उसका फॉरेस्ट एरिया, उसका 17% जो है वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है। ठीक है, व्हाट इज दिस, मैंने इसको कोई वर्गीकृत नहीं किया गया है। तब ये 17% जो अनक्लासिफाइड जो फॉरेस्ट है, अवर्गीकृत जो वन है, उसको भी फॉरेस्ट कवर में लाया जाना चाहिए। ये कि इससे क्या होगा, बहुत सारे एरिया हमारे जो अभी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हैं, जहाँ पर कि जंगल है ही नहीं, उसको जंगल कवर में या फॉरेस्ट कवर में लाया जाना चाहिए। इससे क्षेत्र का विस्तार होगा। ठीक है, और जब क्षेत्र का विस्तार होगा तो वन प्राणी का भी विस्तार होगा। ठीक है, एक और काम किया जाना चाहिए। बहुत सारे हिंदुस्तान में जो जमीन है वो बैरन लैंड है। ठीक है, बैरन लैंड, आपको इकोनॉमिक्स के क्लास में मैंने बैरन लैंड के बारे में बताया था। देखिए, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो बैरन लैंड जो है इसकी भी तादाद बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ये लैंड ऐसा है जो कि उपज वाला लैंड नहीं है, यहाँ पर कोई खेती नहीं होती है, तो वहाँ पर आप जंगल लगा दीजिए। ए फॉरेस्टेशन इन बैरन लैंड। ए फॉरेस्टेशन, आपने झाबुआ अलीराजपुर में देखा होगा कि बहुत सारे जो पहाड़ हैं वो नेकेड हो गए हैं। ठीक है, वहाँ लोगों ने लकड़ी काट लिया, नेकेड हो गए हैं। अब कायदे से वहाँ पर एफॉरेस्टेशन हो जाना चाहिए। दूसरा, जो हमारे पास में जो भी वर्तमान में अभी मैंने संख्या बताई थी आपको नेशनल पार्क का या सेंचुरी के बारे में, उसके क्षेत्र में भी विस्तार करना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? सोशल फॉरेस्ट्री पर तो होगा ही। अभी आपने देखा होगा कि नेशनल पार्क में, सेंचुरी में, वहां पर वेटनरी डॉक्टर की सुविधा बढ़ाई जाए, अधिक से अधिक मेडिकल फैसिलिटीज की व्यवस्था किया जाए नेशनल पार्क में, सेंचुरीज में या जंगल में। जंगल को जोन में बांटा जाए, वहां पर डॉक्टरों को मुकर्रर किया जाए। हालांकि हमारे देश में तो आम जनता को भी ये सुविधाएं अभी तक मुहैया नहीं हो पाया है, लेकिन अगर आपको पर्यावरण संतुलन बनाना हो, रखने के लिए रखना होगा, तो आपको ये सब भी काम करने होंगे। डॉक्टरों की, वेटनरी डॉक्टर की बहाली करनी होगी, ताकि मेडिकल टीम जो है वो जगह जगह मुआयना करे कि किसी जंगल में, बहुत सारे देखते हैं कि वन्य जीव एक दूसरे से लड़ते हैं, उसमें वो घायल हो जाते हैं, और फॉरेस्ट गार्ड को एक एक जानवर के बारे में पता रहता है। ये तो मैंने सिवनी में देखा, व्हेन आई वाज एडिशनल एसपी, वहाँ भी पेंच नेशनल पार्क है। वहाँ पर मैंने 2 दिन 3 दिन बिताए थे वहाँ पर जंगल में। हट्स बहुत बने हुए हैं बड़े बड़े अधिकारियों के लिए। तो मैंने क्या देखा कि जो फॉरेस्ट गार्ड है उसको चप्पा चप्पा के बारे में मालूम है। कमजोर वो पड़ता है फायर पावर की कमी का, जो क्यों स्मगलर आते हैं तो वो डर के भाग जाता है या बताता नहीं है, क्योंकि जान के लाले पड़ जाते हैं उससे। ठीक है, तो मेडिकल फैसिलिटी। उसके बाद एक चीज लास्ट में जो इंपॉर्टेंट जो मेजर्स है वो है कि ऑल डिग्रेडेड फॉरेस्ट शुड बी इंप्रूव्ड। इसका मतलब क्या हुआ? आपको मैंने बताया था एक दिन उदाहरण देकर के कि आप रोड के किनारे देखेंगे तो बहुत सारे जंगल मिलेंगे, 2 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो पूरा खाली मिलेगा आपको, हालांकि वो भी फॉरेस्ट का ही पार्ट है। ठीक है, तो वहां पर पूरा साफ हो गया। अब ये क्या, और आपने देखा होगा बहुत सारे जंगल को तो लोगों ने काट दिया, तो जो जंगल डिग्रेडेड हो गए हैं, डिग्रेड को हिंदी में क्या बोलेंगे हैं? जो जंगल नष्ट हो गए हैं या नष्ट होने के कगार पर हैं, वहां पर जो पौधे को लोगों ने बर्बाद कर दिया है, पेड़ों को बर्बाद कर दिया है, तो उसकी जगह पर वृक्षारोपण, हाँ, उसको कंप्लीट करने की जो जहां जहां बड़े बड़े पैच बन गए हैं, जहां पर कि जंगल की अंधाधुंध लोगों ने कटाई कर दिया, साफ कर दिया है, तो वहां पर भी द्रुत गति से एफॉरेस्टेशन या वृक्षारोपण की योजना जोर शोर से चलाया जाना चाहिए। ठीक है।